हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज़ फेयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ लेके आई हूँ, जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी के हों, रेलवेज़ के हों या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर किए गए हैं ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना डालने पड़े नोट्स प्रिपेयर करने में। तो आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिकली एक किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। ये क्या होता है, रूल्स होते हैं इसके अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ रूल्स होता है जो इस्टेब्लिश भी करता है और रेगुलेट भी करता है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना चाहिए, जो उसके कंट्री के पीपल के लिए बेनिफिशियल भी हो। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, कौन कौन मेंबर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपना योगदान दिया, वो सब पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक पूरी टाइमलाइन जान लेते हैं कि जो एक तरह से जिसने एक बेस रखा, एक फाउंडेशन रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो सबसे पहले इसमें आता हमारा कि 1608 में ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं, एज ए ट्रेडर आते हैं। कंपनी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं ट्रेड करने के इंडिया में। और ये एक्सक्लूसिव राइट्स का मतलब होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और किसी भी ब्रिटिशर मर्चेंट, ब्रिटिश के किसी भी व्यापारी को ऐसा राइट नहीं दिया गया था कि वो इंडिया में जाकर ट्रेड कर सके। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर ग्रांट किया गया था क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा 1600 में, और इसी के ज़रिए उनको राइट मिला था कि वो इंडिया में जाकर ट्रेड कर सके। तो 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में लगाती है। उसके बाद 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। दीवानी राइट्स का मतलब है अभी तक जो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा का यहाँ का जो भी टैक्स कलेक्शन होता था, वो वहाँ के जो भी रूलर होते थे, जो भी प्रिंस वहाँ पे रूल कर रहे थे, वो करते थे। लेकिन क्या होता है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, और जिसमें मुग़ल एम्पर शाह आलम II वो बैटल हार जाते हैं, और वो बैटल हारने के बाद उन्हें ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स देने पड़ते हैं। तो इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अब जो इंटरफेरेंस है वो इंडिया के पॉलिटिकल मैटर्स में भी होने लगा था। अभी तक वो सिर्फ एक कमर्शियल कंपनी थी जो कि सिर्फ ट्रेड करती थी, लेकिन अभी वो पॉलिटी यानी राजनीति में भी अपना दखल देना शुरू कर रही थी। उसके बाद हमारी इंडिपेंडेंस तक का जो भी टाइम पीरियड है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट है हमारी, जिसको हम बोलते हैं द कंपनी रूल, यानी ये जो टाइम पीरियड है 1773 से 1858 तक चलता है। इसमें क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है उसका पूरी तरह से इंडिया में पूरी तरह से उसका रूल नहीं होता है, कंपनी रूल करती है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्ट बीच बीच में लाती रहती है ताकि वो कंपनी को रेगुलेट कर सके। तो इसलिए ये वाला जो टाइम पीरियड है इसको हम कंपनी रूल के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आती है वो होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है। इसमें क्या होता है, इसी एक्ट के तहत एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इस्टेब्लिश किया जाता है। आंसरेबल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब है, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है कंपनी के जितने भी पॉलिटिकल या मिलिट्री से रिलेटेड अफेयर्स है उनके बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट करने का काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का होता था। सेकंड, इसी एक्ट के तहत जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे।
थर्ड, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसके अंदर 4 मेंबर्स होते थे और जो गवर्नर जनरल थे वो इसके हेड होते थे। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट बनाई गई फोर्ट विलियम में कलकत्ता के अंदर 1774 में इसी एक्ट के तहत। नेक्स्ट आता हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। ये क्या था, बेसिकली 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसको मॉडिफाई किया गया था। अभी तक क्या था, जो कंपनी के जो मैटर्स थे, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता था तो उसको उसमें जुडिशियरी अलाउड थी, यानी उनके जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी मैटर्स थे उसमें केस डाल सकते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जुडिशरी उस पर अपना फैसला सुनाती थी। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद जुडिशियरी को कंपनी के मैटर से बाहर निकाल देगा, यानी कंपनी के जो भी मैटर्स होंगे उसमें अब जुडिशियरी का कोई भी फैसला अलाउड नहीं होगा। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ये क्या था, ये भी बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एनफोर्स कराया था। फर्स्ट पॉइंट क्या था इसमें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी लैंड एनेक्स्ड, मतलब जितनी भी लैंड एक्वायर कर रखी थी, जितनी भी टेरिटरीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने या बैटल्स में जीती हुई थी या जैसे भी, तो उसको ब्रिटिश पोजेशन कहा जाने लगा इंडिया में। यानी अब वो कंपनी की लैंड नहीं है, वो ब्रिटिश जो क्राउन है, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी टेरिटरीज बोला जाने लगा था। सेकंड, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो अभी तक, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इस्टेब्लिश किया था वो अभी तक पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर्स को देखता था, लेकिन अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अलाउ कर दिया गया कि वो फंक्शन, जो कमर्शियल फंक्शंस है कंपनी के, उनको भी मैनेज करें। थर्ड, इसी एक्ट के तहत एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो कंपनी के सारे पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री फंक्शंस को मैनेज करेंगे। यानी जो भी लैंड कंपनी ने एक्वायर कर रखी है, वहाँ की जो राजनीतिक फैसले हैं, वहाँ के प्रशासनिक फैसले हैं, या वहाँ की सेना से रिलेटेड जो भी फंक्शंस है, वो सब अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करने वाला है। उसके बाद चार्टर एक्ट निकालती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। चार्टर एक्ट हर 20 साल में निकाले गए थे। ये क्या थे, बेसिकली कंपनी का जो ट्रेड करने का जो टाइम पीरियड है उसको अगले 20 साल के लिए एक्सटेंड कर देते थे। इसी में फर्स्ट चार्टर एक्ट आता है 1793 में। इसमें क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनकी पावर्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। गवर्नर जनरल बिहार में भी थे, उड़ीसा में भी थे, लेकिन उनके पास इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं थी जितनी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास थी। सेकंड, अब जो कंपनी का जो ट्रेड करने की जो मोनोपोली थी वो अगले 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी जाती है। देन आता है चार्टर एक्ट 1813 में 20 साल के बाद। इसमें क्या होता है, जो अब कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड करने की उसको ख़त्म कर दिया जाता है। यानी अब और जो ब्रिटिश मर्चेंट थे और जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनको भी अलाउ कर दिया गया कि वो इंडिया में जाके ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो चाय का जो ट्रेड होगा या चाइना के साथ जो ट्रेड करने की मोनोपोली है वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। सेकंड, फिर आता है चार्टर एक्ट 1833 में। इसमें क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो विलियम बेंटिंक होते हैं, 1833 में बनते हैं। फिर आता है चार्टर एक्ट 1853 में, ये लास्ट चार्टर एक्ट होता है। इसमें क्या होता है, अभी तक क्या थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना रखी थी जो सारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव का मतलब है कोई भी लॉ बनाना और एग्जीक्यूटिव का मतलब है उस लॉ को एनफोर्स कराना, तो ये सारे काम अभी तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही करती थी। लेकिन 1853 चार्टर एक्ट के तहत अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई जिसके अंदर 6 मेंबर, इनिशियली 6 मेंबर उसके अंदर इंक्लूड किए गए थे। सेकंड, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है। पहले क्या था, इंडियंस को अलाउ नहीं किया जाता था सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में।
लेकिन इस एक्ट के तहत सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के अंदर इंडियंस को भी बैठने के लिए अलो कर दिया गया। और ये वाला जो इंडियंस को जो अलो किया गया था सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में बैठने के लिए, ये मैक्यूले कमेटी जो 1854 में बनी थी उसकी रिकमेंडेशंस पर किया गया था। तो इस तरह से ये चार्टर एक्ट यहीं पर ख़त्म होते हैं। फिर और कंपनी का रूल भी ख़त्म हो जाता है। फिर 1858 से 1947 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्राउन रूल के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, क्राउन रूल यहाँ से लेकर हमारी इंडिपेंडेंस तक पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पे रूल करती है। अब कंपनी का कोई भी बीच में इंटरफेरेंस नहीं होता है। 1857 में रिवोल्ट होता है जिसको हम सेपोई म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, और इसी के साथ कंपनी का रूल इंडिया में ख़त्म हो जाता है। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट निकालती है जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के नाम से जानते हैं। इसमें फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनको वाइसराय बोला जाने लगा, वाइसराय ऑफ इंडिया, और फर्स्ट वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। सेकंड, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस अपॉइंट किया गया, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ये ब्रिटिश कैबिनेट के ही मेंबर होते थे, और उनके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई जिसके अंदर 15 मेंबर्स होते थे। जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इनको पूरी अथॉरिटी मिल गई थी जो इंडिया पे के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को पूरी तरह से कंट्रोल करने की। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें जो वाइसराय थे, अभी तक इंडियंस को ना तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में और ना ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अलो किया गया था, लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत जो वाइसराय है अब वो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते थे एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और फर्स्ट इंडियंस जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जिनको लाया गया था वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। इसी के साथ पावर्स का डिसेंट्रलाइज करना शुरू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि जो पावर्स है, अभी आप देखते हो कि जैसे हमारी रेलवे मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, तो इसमें क्या होता है, ये जो मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपनी अपनी मिनिस्ट्री के फंक्शंस को संभालते हैं। ये होता पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो ये वाला जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है वो इसी एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस हुआ था। थर्ड, जो पोर्टफोलियो सिस्टम है हमारा, पोर्टफोलियो सिस्टम यही है कि अलग अलग मिनिस्ट्री बनाई गई और वहाँ के जो मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए वो अपने पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के फंक्शंस को देखते हैं। इसी को पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं, और ये वाला कॉन्सेप्ट इसी एक्ट से निकला है। फिर आता है ऑर्डिनेंस सिस्टम का इंट्रोडक्शन भी इसी एक्ट से होता है। ऑर्डिनेंस का मतलब है जब हमारी पार्लियामेंट फंक्शन में नहीं होती है तो प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स होती है कि वो किसी भी मैटर पर अगर कोई एक्ट बनाना है तो वो बना सकते हैं, लेकिन वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। उसके बाद जब पार्लियामेंट फंक्शन में आती है तो पार्लियामेंट को उस पर प्रॉपर वोटिंग के ज़रिए उस पर लॉ बनाना पड़ता है, एक्ट बनाना पड़ता है, नहीं तो वो इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। तो ये ऑर्डिनेंस का जो सिस्टम है वो इसी एक्ट के तहत आता है। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। इसमें क्या था, अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं थी, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दे दी गई कि वो बजट पर डिस्कस कर सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो एक्ट या लॉ बनाते हैं उस पर वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं उनसे। जो बजट का सिस्टम है वो इंडिया में 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर आता है इंडियन चार्टर एक्ट 1909। इस एक्ट को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। जो मोर्ले मिंटो होते हैं उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और हमारे जो वाइसराय होते हैं, मोर्ले जो होते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, मिंटो जो होते हैं वो वाइसराय होते हैं उस टाइम पे इंडिया के, इसलिए इस एक्ट को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है।
इसी एक्ट के तहत एक सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आया जाता मुस्लिम्स के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि जो मुस्लिम, अगर इलेक्शंस में कोई मुस्लिम कैंडिडेट है तो उसके लिए केवल मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकते हैं। ये वाला जो कंसेप्ट है वो इसी एक्ट के तहत निकलता है। उसके बाद जो अभी तक क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन को अलो किया गया था, लेकिन अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी इंडियंस की एंट्री होने लगती है। और जो फर्स्ट इंडियन थे जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंटर कराया गया था वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। फिर आता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। मोंटेग्यू उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया में, और जो चेम्सफोर्ड थे वो वाइसराय ऑफ इंडिया थे। इसी एक्ट के तहत बाईकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस कराए जाते। बाईकैमरलिज्म का मतलब है जैसे पार्लियामेंट में हमारे 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो ये वाला, इसी को बाईकैमरलिज्म बोलते हैं। और ये वाला सिस्टम है वो इसी एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसके बाद से डायरेक्ट इलेक्शंस भी होने लगे थे। और granted franchise to a limited number of people on the basis of property, tax and qualification। फ्रेंचाइज का मतलब है जो वोट करने का जो राइट है वो सब लोगों को नहीं दिया गया था, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को मिला था, और वो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, टैक्स पे करने के बेसिस पे और उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। प्रोविंसेस और सेंटर के लिए अलग अलग से बजट बनाया जाने लगा था। प्रोविंसेस वो थी जहाँ पर जो प्रिंस होते थे वो रूल करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। सेंटर वो था जहाँ पर डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी। और इसी के तहत जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, अभी जो आप देखते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ये सब जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ली कमीशन ने इसकी रिकमेंडेशंस दी थी, और ये इसी एक्ट के तहत हुआ था। फिर 1927 में साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। बेसिकली जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आने थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसके बारे में, इंडिया का जो माहौल है उसको स्टडी करने के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया था। इसके अंदर 7 मेंबर्स थे और सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। इस वजह से सभी पार्टी इसके अगेंस्ट होती है। फिर साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करा दी थी। फिर आते 1932 में कम्युनल अवार्ड। उस टाइम पर जो ब्रिटिश पीएम होते हैं वो रामसे मैकडोनाल्ड होते हैं, और ये अभी तक क्या था, मुस्लिम्स के लिए, सिख्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, यानी रिलीजन बेस्ड अलग से कम्युनल इलेक्टोरेट लेके आए थे। लेकिन अब जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, यानी कास्ट के बेसिस पे भी अलग से इलेक्टोरेट लेके आते हैं ये, और इसी के अगेंस्ट होते हैं गांधी जी, और इसी के अगेंस्ट वो यरवड़ा जेल जो कि पुणे के अंदर है वो हंगर स्ट्राइक पे होते हैं, ताकि इस कम्युनल अवार्ड को मॉडिफाई किया जा सके। और फिर एक एग्रीमेंट होता है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, जिसको पुणे पैक्ट 1932 के नाम से जाना जाता है। तो इसमें उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि जो हिंदू हैं उनका ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, यानी अब क्लासेस में इलेक्टोरेट डिवाइड, जो कास्ट के बेस पे इलेक्टोरेट डिवाइड नहीं होगा, हिंदू का अपना ज्वाइंट रहेगा। लेकिन जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, जो शेड्यूल एससी होगी, बीसी होगी, एससी एसटी, इन सबको क्या था, अलग से सीट इनकी रिजर्व कर दी गई थी। यानी रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के तहत इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर आता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये अब तक का सबसे लेंथी डॉक्यूमेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इसके अंदर 321 सेक्शन होते हैं और 10 शेड्यूल्स होते हैं। अब क्या था, जो प्रोविंसेस थी उनको एक
ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी गई, यानी अब वो अपने जो प्रोविंसेस थी उन पर जो प्रिंस रूल कर रहे थे वो अब अपने डिसीजंस अपने आप से ले सकते थे। और जो फ्रेंचाइज थी वो एक्सटेंड कर दी गई, यानी जो वोटिंग राइट थे वो अब जो टोटल पॉपुलेशन है उसके 14% लोगों को वोटिंग राइट दे दिए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो इसी एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुआ था और यहाँ पावर्स का डिवीज़न हो गया सेंटर और यूनिट्स के बीच में। अभी जो आप देखते हो कि हमारी सेंटर के पास अलग से पावर्स होती है, स्टेट के पास अपनी अलग से पावर्स होती है, तो वो सिस्टम इसी एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस हुआ था। 3 लिस्ट बनाई गई थी, फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट, यानी जो फेडरल लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब पर, उन मैटर्स पर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्ट बना सकती है। प्रोविंशियल लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं उन पर जो प्रोविंसेस है, यूनिट्स, स्टेट हैं, वो अपने अलग से रूल या एक्ट बना सकती हैं। कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर सेंटर और स्टेट दोनों एक्ट बना सकते हैं। लेकिन जो रेजिडुअरी पावर्स है, यानी जो बचेगी, जो अल्टीमेट जो पावर होगी वो सेंटर की ही होगी। इसी एक्ट के लिए एक स्टेटमेंट दी थी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑल ब्रेक्स नो इंजन। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऑल ब्रेक्स नो इंजन कौन से एक्ट के लिए स्टेटमेंट दी गई थी और किसने दी थी। और जो इसी एक्ट के आने के बाद जो म्यांमार है उसको इंडिया से सेपरेट कर दिया गया था। अभी आप देखते हैं कि हमारे जो कैग होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया के सभी अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, उसकी जो अपॉइंटमेंट का जो फर्स्ट टाइम की गई थी वो इसी एक्ट के तहत की गई थी। फिर आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 20 Feb 1947 को जो ब्रिटिश पीएम है क्लीमेंट एटली वो डिक्लेयर करते हैं कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश रूल इंडिया में एंड हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग इसके अगेंस्ट होती है क्योंकि वो एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री डिमांड करती है। फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन, जो कि उस टाइम पे इंडिया के वाइसराय होते हैं, वो अपना प्लान लेके आते हैं जिसको पार्टीशन प्लान के नाम से जाना जाता है। यानी अब इस प्लान के तहत इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग कंट्री बनेंगी और कांग्रेस भी इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेती है और मुस्लिम लीग भी। 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था और 18 जुलाई 1947 को इसको रॉयल असेंट मिल जाता है। फिर 15 अगस्त 1947 को ये एक्ट लागू कर दिया जाता है और इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाती है। इसी के साथ इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाता है, इंडिया और पाकिस्तान। और इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्रीज डिसाइड करने के लिए जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वो था रेड क्लिफ कमीशन और इसके जो चेयरमैन थे वो रेड क्लिफ थे। इसलिए जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्रीज है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जो इंडिया और पाकिस्तान के लिए अपना अलग अलग से कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तैयार होता तब तक जो 1935 का जो एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी उसी के तहत इन दोनों कंट्रीज़ में रूल होने वाला था। लेकिन क्या था, इन दोनों के पास अपनी एक फ्रीडम थी कि वो इन जो 1935 के जितने भी रूल्स हैं, एक्ट्स हैं, इनको अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये फर्स्ट वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ से उसका आइडिया आया और कब उस पर काम होना शुरू किया गया, किन किन मेंबर्स ने इसमें अपना योगदान दिया, कौन सी कमेटी बनी, कौन कौन उसमें मेंबर थे, सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।